गुलाम सरवर जी, यूपी उपचुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो यह हंगामा था कि 10 सीटों पर उपचुनाव होगा, लेकिन अब 9 सीटों पर हो रहा। एक सीट पता नहीं क्यों, किस कारण से नहीं हो रहा, उस पर मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। चूँकि हम लोग तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, तो ज़्यादा बारीक बिनी पर ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वो चुनाव अब जनता के हाथ में है कि वो क्या करती है। तो बग़ैर किसी तैयारी के, बग़ैर कैडर बनाए हुए, बग़ैर पदाधिकारी बनाए हुए, बग़ैर ज़मीन पर काम किए हुए, बग़ैर संगठनात्मक ढांचा खड़ा किए हुए छोटी छोटी पार्टियां चुनाव में उतरती हैं, विशेषकर दलितों की पार्टियां और मुसलमानों की पार्टियां। तो अब इन पार्टियों के उतरने से 1000, 2000, 5000, 500, 200 जो ये छोटी छोटी पार्टियां वोट काटती हैं, बस वहीं खेल खराब होता है। आपने कहा छोटी छोटी पार्टियां, और इसमें 2 पार्टियों का जिक्र किया, इसमें AIMIM और बसपा का नहीं, MIM और बसपा के अतिरिक्त भी कई पार्टियां हैं। जैसे अब तो चंद्रशेखर जी भी मैदान में हैं सभी सीटों पर लगभग। पीस पार्टी भी कुछ सीटों पर लड़ रही है, और भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और जो सूचना हमें मिली है, 1-2 सीटें तो ऐसी हैं जहां 8-8, 10-10 उम्मीदवार भी हैं। मैं दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था। खासतौर से दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन इस बार किसके साथ रहेगा? देखिए, दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन की बात आप कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन तो लोकसभा में अखिलेश जी के साथ था, ये आपको भी पता है, सबको पता है। बहन जी के वो अड़ियल रवैये के कारण, बहन जी के अकड़ के कारण, बहन जी के अकेले चुनाव लड़ने की जिद के कारण, और कोई तीसरा विकल्प ना देने के कारण, मैं तीसरे विकल्प की बात भी कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था, लोकसभा में भी मैं बहन जी से और बसपा के जिम्मेदारों से अपील कर रहा था कि आपके पास एक और विकल्प, एक और रास्ता है। वो रास्ता है कि आप MIM से, पीस पार्टी से कम पीस पार्टी, चलिए MIM के नाम से कुछ चिढ़ भी थोड़ी सी रहती है, बहुत सारे लोगों को कुछ आपत्तियाँ भी होती हैं। तो पीस पार्टी में तो कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, उगते सूरज को सब प्रणाम करता, डूबते सूरज को प्रणाम नहीं करता। ताकत की पूजा भारत में होती है, ये भारत का अपना एक नेचर है, भारत की संस्कृति है। और वो संस्कृति, आपका धर्म कुछ भी हो, भारत का जो नेचर है ना, वो हर व्यक्ति पर, उसके दिमाग पर उसका छाप दिखता, उसका असर दिखता। तो यहाँ शक्ति की, भक्ति का एक माहौल है। जो जीतता, अभी देखिए बहुत सारे लोग जो भाजपा के दूर दूर तक वोटर नहीं हैं, वो भी भाजपा के पीछे पीछे हैं, कारण ताकत के पीछे हैं। कुछ सपा के दूर दूर के वोटर नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ लोग सपा की तरफ खिसक रहे। 2014 को याद कीजिए, जब भाजपा मजबूत हुई थी, तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, अभी जो JPC के चेयरमैन हैं, वक्फ बोर्ड में जो JPC बनी है, उसके जो चेयरमैन बनाए गए, वो 2014 से पहले कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, जगदम्बिका पाल। और कांग्रेस के वो सीनियर लीडर हुआ करते थे, आज भाजपा में है 10 साल से मज़े में। अब वो 10 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई भाजपा की। और ऐसे सैकड़ों लीडर हैं मेरी नज़र में, जो कांग्रेस के मतलब कद्दावर लीडरों में जिनका शुमार होता था, वो आज भाजपा के लीडर और मंत्री, सांसद और विधायक हैं। इसका मतलब ताकत की तरफ तेजी से पलायन होता है। बहन जी का ग्राफ आप कैसे देख रहे हैं? बहन जी का कोई भी बयान सिवाय ट्वीट के, आज भी ट्विटर को जो तबका पढ़ता है, वो तबका मोटिवेटर नहीं होता, वो चाय की दुकान पर नहीं बैठता। ये आम लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। चाय की दुकान पर बैठने वाला, माहौल बनाने वाला, सड़क पर घूमने वाला, खेतों में काम करने वाला, खलियानों में काम करने वाला, मैक्सिमम फेसबुक पर जाता है, या फिर अखबार पढ़ता है, या टीवी देखता है, या फिर आपस में वाद विवाद, संवाद जो होता वो करता है। बस बहुजन समाज पार्टी के पास डोर टू डोर जाने वाली टीम खत्म हो गई। जो मोटिवेटर उनके होते थे वो नहीं है, सब ने पैसा कमाया, चेहरा मुंह दिखाने के लायक उनके पास लीडर नहीं बचे। जिनको बहन जी ने जिम्मेदारी सौंपी, जिनको प्रभारी बनाया, जिनको क्या कहते हैं, पश्चिम और पूरब और दक्षिण का प्रभारी बनाया, मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया, दिल्ली का प्रभारी बनाया, मैं 20 ऐसे नाम एक सांस में गिना सकता हूं जिनको बहन जी ने प्रभारी बनाया, और उसने अरबपति बनने का सपना पाल लिया और अरबपति बन भी गया। बसपा में अरबपति बनना अरबपति इतना आसान है। लेकिन अब नहीं, अब तो खत्म हो गया। अब तो प्रभारी बनने का मतलब है कि वो भारी अगर है तो चल पाएगा, नहीं तो चल ही नहीं पाएगा। लेकिन एक जमाना था बसपा का, सबों ने लूट लिया बसपा को, बहन जी ने लूटने दिया।
फिर उसमें शेयर होता था। तो नसीमुद्दीन का तो ऑडियो वायरल हुआ था ना, पैसे को लेकर। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जब बसपा छोड़ा तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक ऑडियो वायरल किया जिसमें बहन जी कह रहे तुमको हमने कहा था इतना पैसा देने, तुमने इतना ही दिया, बाकी पैसे कहाँ हैं। मतलब वो उसमें शेयर होता था, तुम भी लूटो और लूट कर लाकर हमको दो। और आज बहन जी जो पब्लिकली कुछ बोल नहीं पा रही, उत्तर प्रदेश में इतनी घटनाएं घट रही हैं, बहन जी का बयान ट्विटर के अलावा कहीं नहीं है। कारण बोल नहीं सकती हैं, उनके ऊपर ईडी लगा दिया जाएगा, आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो बहन जी ने जो 2007 से 12 इतना अच्छा शासन चलाया, एक उदाहरण है वो शासन, उसके बाद भी अगर वो पब्लिक में नहीं है तो इसका कारण यही है कि उन्होंने पैसे इतने कमा लिए कि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की पोजीशन में, विशेषकर भाजपा सरकार के खिलाफ। लेकिन बहन जी ने संघर्ष भी तो किया समाज के लिए। हो गया ना, एंड हो गया, संघर्ष किया, उसका फल मिला। 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में। भाई 4 बार उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनना, वो भी दलित समाज के महिला की बात कर रहा हूं, ये नहीं, एक तो दलित समाज ऊपर से महिला, और 4 बार बनना, जो स्वर्ण महिला ने बन पाई, किसी का रिकॉर्ड 4 बार का नहीं है। कोई ब्राह्मण की बेटी नहीं बन पाई 4 बार उत्तर प्रदेश में। तो ये संघर्ष का ही परिणाम था। काश के संघर्ष के मार्ग को ही बहन जी अपनाए रहती तो आज बहन जी भारत के गिने चुने 1, 2, 3, इससे आगे नंबर नहीं होता, लीडरों में उनकी गिनती होती, यानी कि पावर में। अभी क्या कुछ बिगड़ गया है? अब तो खेल मुझे लगता है, अब तो खेल अभी भी देखिए, मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं, पता नहीं कौन किसके भक्त हैं। भक्त होना ठीक है, लेकिन अंधभक्त नहीं होना चाहिए। किसी की तकलीद करें, अंधी तकलीद ना करें, ये उर्दू में मैं बोल रहा हूं कि ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं होना चाहिए। सपोर्ट, हम सपोर्टर किसी के हो सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके मत कीजिए। तो बहन जी के समर्थकों को चाहिए ये दबाव बनाना। भारतीय जनता पार्टी जब 303 सांसद उनके पास थे, अब तो नहीं, अब तो खत्म खेल है, जब थे तब तो वो फुल बहुमत की पार्टी थी, किसी की ज़रूरत तो थी नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी रामविलास पासवान को लिए हुए थे साथ में, फिर भी अनुप्रिया पटेल को साथ में लिए हुए थे, फिर भी रामदास अठावले को साथ में लिए हुए थे, फिर भी बादल को साथ में लिए हुए थे, फिर भी कई पार्टियां जो भाजपा के साथ थी और उनको मंत्रिमंडल में था। रामदास अठावले तो मंत्रिमंडल में तब भी थे, अब भी हैं, तीनों सरकार में वो मंत्री रहे। पता है ना आपको रामदास अठावले का क्या है, एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। तो ये मैसेज, भाजपा ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि मैं चाहे कितना ताकतवर क्यों ना हो जाऊं, मैं फला 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 को नेतृत्व दूंगा, हिस्सा दूंगा, शेयर दूंगा, यानी बांट के खाऊंगा। नीतीश कुमार को साथ में रखा, कोई ज़रूरत नहीं थी। पिछली बात कर रहा हूँ, 19 के 24 के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी 19 से 24 में 303 था और 14 से 19 में 200 कुछ था, दोनों पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो ये एक मैसेज था पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कि जो पूरा ताकत रखता है वो भी दूसरों को जोड़कर चल रहा, यानी गठबंधन की परंपरा इस देश में जरूरी हो गया है, चाहे आप पूर्ण बहुमत में क्यों ना। कह रहे हैं कि बहन जी को गठबंधन कर लेना चाहिए, करना ही पड़ेगा, कर लेना चाहिए नहीं। आज फिर मैं दोहरा रहा हूं आपके कैमरे पर, और बसपा के जितने बड़े दिग्गज और समर्थक क्यों ना हो, कान खोलकर सुन लें, वो लिख लें, कापी कलम निकाल कर लिख लें, बहन जी अगर गठबंधन नहीं करेंगी तो 2027 क्या 50,027 तक कहीं बसपा का नामो निशान खाता नहीं खुलेगा। लिख के रख लो साथ में। अब ये परंपरा चल गई, बगैर गठबंधन के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। गठबंधन करें तो किससे? गठबंधन तो मैं हमेशा कहता हूं, दलित मुसलमानों का जो कॉम्बिनेशन है, नेचुरल अलायंस है। हो क्या रहा है यहाँ कि दलित पार्टियां ये सोचती हैं कि मुसलमान हमारा वोटर है तो इनके नेता से हम गठबंधन क्यों करेंगे। मुस्लिम पार्टियां ये सोचती हैं कि मुसलमान मेरा, दलित मेरा वोटर बन जाए। इसकी कोशिश ओवैसी साहब ने की भी कई बार, जय भीम और जय मीम और बाबा साहब अम्बेडकर और फलम, बहुत जो होता है पॉलिटिकल ड्रामा। लेकिन दलित सीधे सीधे ओवैसी से नहीं जुड़ पाए, मुस्लिम सीधे सीधे बसपा से जुड़े लेकिन वो टूट गए, अब सीधे सीधे नहीं जुड़ पाएंगे। एक बात, चंद्रशेखर रावण भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बगैर गठबंधन के ये भी आगे नहीं जा सकते हैं। आने वाला दिन इनके लिए भी चुनौती है। हरियाणा में गठबंधन करने के बाद भी सफल नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश में अब लड़ रहे हैं, अभी तो सब आ जाएगा,
13 दिसंबर तक प्रतीक्षा कीजिए, सब कुछ आ जाएगा आपके सामने, सबकी औकात का पता चल जाएगा। गठबंधन करना ही 13 नवंबर को सब कुछ पता चल जाएगा आपको, कौन कितने पानी में है। और फिर आप परिणाम जब सुनेंगे तो आपको लग जाएगा किसी का 5,000, किसी का 2,000, किसी का 1,000। लेकिन सरवर जी, आपने लोगों को डरा दिया, तो सोल्यूशन भी दीजिए लास्ट में, आखिरी सवाल। देखिए, सॉल्यूशन केवल और केवल एक है, आप गठबंधन आप करें। और मेरी राय है, ये हो सकता है कि सभी लोग इससे इत्तेफाक न करते हों, दलित पार्टियां और मुस्लिम बेस पार्टियां ये यूनाइट हों, और ये यूनाइट होकर एक तीसरा विकल्प दें। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और दिल्ली में, मैं दावे के साथ कहता हूं, ईमानदारी से एक दूसरे को धोखा देने के लिए नहीं और समाज को धोखा देने के लिए नहीं, ईमानदारी से अगर हाथ मिला ले तो संभावनाएं आज भी बनी हुई हैं और जनता का विश्वास जीतने में ये सफल हो जाएंगे। वोटर जो है ना, वोटर भाजपा को हराना चाहती है। देखिए, 33% तो मैंने शुरू में आपको कहा वो अटूट वोट है भाजपा का, लेकिन बाकी प्रतिशत जो है वो प्रतिशत भाजपा को हराना चाहती है। तो मान लीजिए 33-35 तक अगर इनका है तो 65% इधर जो बचता है, तो 65% लोग हराना चाहते हैं। अब ये हराने वाला जो तबका है ये कंफ्यूज है कि हराएगा कौन, बस ये बंटने लगता। एक तबका आता बोलता सपा हराएगी, तो उधर 35 इधर 30% चला गया कि नहीं सपा हराएगी। अब आपके पास 35 और 30 65 चला गया, तो बच गया आपके पास 35। इस 35 में एक कह रहा कि बसपा हराएंगे, तो 10% उधर भी गया। वोट आप गिन लीजिए, बसपा का 8, 9, 10, ये पहले 14-15 तक गया था, 10 उधर गया, तो अब बच गया 25। इस तरह से फिर कुछ MIM में गया, कुछ चंद्रशेखर में गया, तो ये तबका बिल्कुल डिवाइड हो जा रहा। वरना भाजपा को हराना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हराएगा कौन, इसमें कंफ्यूजन इतना ज्यादा होता है कि वोटर कंफ्यूज, जहां जहां कंफ्यूज वोटर है वहीं भाजपा जीतेगी। जहां वोटर क्लियर है कि नहीं यहां तो सपा हरा ही देगी, आप देख लेना सपा जीत जाएगी। वहां आप वोटर को ग्राउंड पर जाकर पूछिए कि भाई यहां क्या होगा, तो अगर एक लाइन से बोलने लगे नहीं सपा सपा, तो समझ लीजिए यहां सपा जीत रही है। अगर बसपा भी बोल दे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी सीट पर अगर आपको 500 लोगों ने कह दिया कि यहां बसपा जीत रही है, मेरा दावा वो सीट बसपा जीत जाएगी। कंफ्यूजन, मुसलमान भी उसी में चला जाएगा, दलित का दूसरा जो तबका है वो भी उसी में चला जाएगा, चाहे उम्मीदवार किसी भी जाति का हो, और उम्मीदवार की जाति का तबका भी उसी के साथ लग जाएगा। नहीं यार, मेरे जाति का उम्मीदवार है और माहौल जब बन गया तो इसी को जिताएंगे। लेकिन हार जो होता है वो कंफ्यूजन पर होता है, और कंफ्यूजन है कमजोरी पर, और कमजोरी है बगैर गठबंधन के। पहले ही लोग डिबेट करते हैं चाय की दुकान पर, क्या जीतेगा अकेला जाटव की पार्टी, खत्म। ये क्या जीतेगा मियाँ जी की पार्टी, वो भी खत्म। फिर अरे ये क्या जीतेगा फलां की पार्टी, वो भी खत्म। अब लास्ट में आता है कौन जीतेगा, तो बोले अखिलेश कुछ टक्कर दे सकता है, इसके पास MY है, उसने MY का नारा दिया, PDA का नारा दिया। तो वो नारा और ताकत के साथ जो उतरते हैं लोग, तो जनता उसको समझती है यार ताकत और नारा इधर ही दिख रहा, भाजपा को यही टक्कर दे पाएगा। तो जो भाजपा को टक्कर दे पाएगा, इस वक्त चुनावी पैटर्न यही है, हराओ और जिताओ। एक तबका भाजपा को जिताने में ताकत लगा रही है, एक तबका भाजपा को हराने में ताकत लगा रही है। जो तबका हराने में लगा रही है ताकत, उसको आप अगर अपनी तरफ मोड़ते हैं तो ही आपकी जीत हो सकती है, अन्यथा नहीं।